एनडीए यानी नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन वो एक डूबते हुए जहाज की तरह से दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ एनडीए के सामने इंडिया, उसका भविष्य सुनहरा खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा भविष्य जो है वो दिखाई दे रहा है। दो रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं और दोनों रिपोर्ट को देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई आज की तारीख में अगर बात करें तो एनडीए डूबता हुआ जहाज है। पहली खबर, पहली रिपोर्ट है कि जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, जो कि साउथ के जाने माने एक्टर भी हैं, पवन कल्याण ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और टीडीपी का समर्थन करने का ऐलान किया है। तो पहली बड़ी खबर तो यह कि पवन कल्याण ने एनडीए का साथ छोड़ करके अब वो टीडीपी का समर्थन करेंगे। तो पहला झटका यहां पर लग रहा है। पहली खबर जो है वो ये है। और दूसरी खबर जिस पर विस्तार से बात करेंगे, वो ये है, इंडिया टीवी की कल का ही एक सर्वे निकल करके सामने आया है और 17 राज्यों के अंदर, 17 राज्यों में 282 सीटों के ऊपर जो है वो सर्वे है। 17 राज्यों की 282 सीटों का सर्वे है और इस सर्वे के अंदर जो है वो 118 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और इसके साथ साथ जो है वो 110 सीटें जो है वो इंडिया को मिल रही है। ये आपके सामने है और ये रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए परेशानी वाले रिजल्ट है, क्योंकि 17 राज्य वो राज्य हैं जहां पर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक है। 2024 के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी यहां पर एक तरफा तकरीबन जीती है। इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, राजस्थान में भी सुनने पर रहा, लेकिन अब उन राज्यों के अंदर भी उन सबको मिलाकर के यहां पर 50% के अंदर जो है वो इंडिया गठबंधन आ चुका है। 50%। और ये 50% जो है, ये 50% मोदी जी के लिए बहुत भारी है, क्योंकि आज की तारीख में अगर 50% पर इंडिया आ चुका है आज की तारीख में, और मत भूलिए कि इंडिया टीवी रजत शर्मा का सर्वे है, उनके सर्वे में भी अगर 50% दिखाया जा रहा है तो स्थिति कैसी होगी और आगे कैसी हो सकती है। दोनों चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। अभी ये देखिए, इसमें पहले मैं ये पवन कल्याण वाली खबर जो है आपको बता देता हूं। एएनआई ने ट्वीट किया है कल जो है वो एएनआई ने ट्वीट किया और ट्वीट करके जो है वो कहा कि हम जो है वो यहां पर टीडीपी को समर्थन करेंगे। मैं एनडीए से बाहर आ गया हूं और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, उसको जो है समर्थन करना जरूरी है। और अगर सर्वे भी देखेंगे तो सर्वे भी यहां पर जो है वो साफ तौर पर क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि वाईएसआरसीपी को जो है यहां पर 51% मिल रहा है और टीडीपी को 36% मिल रहा है जिसको समर्थन करेंगे। जेएसपी 10% इन्हीं की पार्टी जो है, और एनडीए जो एनडीए है इंडिया मोदी जी का, वो एनडीए माफ करिए, वो 1% केवल उसको वोट मिला, सिर्फ 1%। तो ये सारा गणित जो है आपके सामने है और इसीलिए जो है 25 सीटें यहां पर भी, आंध्र प्रदेश में भी 25 सीटें हैं और इसीलिए इन्होंने ऐलान कर दिया है कि पवन कल्याण एक्ट्रेस जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि एनडीए को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, वो यहां पर टीडीपी को सपोर्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर मामला क्या है, मैं आपको एक एक करके सीटों के हिसाब से दक्षिण भारत से शुरू करते हैं, उसके बाद में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तक आएंगे। 17 राज्यों की 282 सीट हैं, 17 राज्य हैं। अब वो 17 राज्य कौन कौन से, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। 17 राज्य हैं जिसमें जो है आपका है मध्य प्रदेश, इसमें है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, असम और 6 पूर्वोत्तर के राज्य हैं और इसके साथ साथ ओडिशा है और पश्चिम बंगाल है। कुल मिलाकर के 17 राज्य हैं। अब 17 राज्यों में से सबसे पहले देखिए, केरल के अंदर 20 सीटें हैं, कुल 20 सीटें केरल में, और 20 में से एलडीएफ को 39%, यूडीएफ को 47%, एनडीए को 13%, अन्य को 1%। सीटों के हिसाब से बात करेंगे, वोट शेयर था, सीटों के हिसाब से 20 में से एलडीएफ को आ रही है 4 सीटें और यूडीएफ को आ रही है 16 सीटें, एनडीए को आ रही है 0 सीट, अन्य को भी 0 सीट। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है
कि यहां पर ये 20 की 20 सीट जो है वो इंडिया के खाते में जा रही है। पिछली बार क्या था कि यहां पर यूडीएफ जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन वहां पर बना है वो यूडीएफ है, और एलडीएफ जो है वो वहां पर जो लेफ्ट पार्टी है उनका जो गठबंधन है। तो पिछली बार उनके पास में एक सीट गई थी, 20 में से 19 सीटें जो है कांग्रेस के पास में रही थी। लेकिन अब की बार चूंकि दोनों एक ही स्थान पर है, एक ही प्लेटफॉर्म पर है, इंडिया के अंदर है, तो यहां पर 20 की 20 सीट जो है वो जा रही है इंडिया को, एनडीए को जा रहा है 0, पहला जो है खाता। और उसके बाद में दूसरा नंबर पर तमिलनाडु के अंदर 39 सीट है, डीएमके को 31% वोट शेयर मिल रहा है, एमके स्टालिन की जो पार्टी है 31%, एआईएडीएमके को 25%, जो अब एनडीए से अलग हो चुकी है, जयललिता जी की पार्टी। कांग्रेस को 11%, बीजेपी को 7%, पीएमके को 6%, अन्य को 20%। सीटों के लिहाज से बात करेंगे 39 सीट कुल है, डीएमके को 21 सीट मिल रही है, 3 सीट का नुकसान हो रहा है। एआईएडीएमके को 6 सीट मिल रही है, 5 सीट का फायदा हो रहा है। कांग्रेस को 7 सीट मिल रही है, 1 सीट का नुकसान हो रहा है। बीजेपी को 0, पीएमके को 1 और अन्य को 4। अब अगर 39 में से इंडिया और एनडीए की बात करें तो यहां पर एआईडीएमके जो है वो बीजेपी के साथ थी, अब 0 हो गई है, बीजेपी जो है वो अलग निकल चुकी है, तो यहां पर बीजेपी का अब खाता नहीं है। एनडीए यहां पर 0 है, शून्य, यहां पर भी शून्य, यहां पर भी शून्य। और यहां पर जो है वो जो सीटें रहेंगी तो वो 39 सीटों में से 21 सीट डीएमके की और 7 सीट जो है वो कांग्रेस की, यानी 28 सीट जो है वो इंडिया के खाते में जा रही है। 6 सीट जो है वो एआईएडीएमके के पास जाएंगी और 4 सीटें और अन्य के खाते में और 1 सीट पीएमके के खाते में जाएगी। ये गणित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, जिसके साथ में अभी कल्याण सिंह जो है वो वहां पर टीडीपी को समर्थन कर रहे हैं, तो यहां पर जो है वो वाईएसआरसीपी को 46%, टीडीपी को 42%, बीजेपी को 2% सिर्फ वोट मिल रहा है, सिर्फ 2%। कांग्रेस को भी 2% वोट है, अन्य को सिर्फ 8% वोट है। तो यहां पर सीधे तौर पर लड़ाई जो है वो टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच में है। 15 सीट मिल रही है वाईएसआरसीपी को, 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। टीडीपी को 10 सीटें मिल रही, 7 सीटों का फायदा हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस 0-0 पर है यहां पर। अब इसके बाद में अगला स्टेट देखिए, अगला स्टेट जो है तेलंगाना है, और तेलंगाना के अंदर बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है, 2 सीट का फायदा हो रहा है। बीआरएस को 8 सीट मिल रही है, 1 सीट का नुकसान है। कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट का नुकसान हुआ है। एआईएमआईएम को एक सीट मिल रही है, पिछली बार जो है वो कोई प्लस माइनस, कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं है। एक ही सीट ओवैसी की थी, इस बार भी ओवैसी की सीट आ रही है। अन्य का 0। ये बीजेपी को 28%, बीआरएस को 40%, कांग्रेस 23% और एआईएमआईएम को जो है 3% वोट यहां पर मिल रहे हैं। तो ये जो है वो गणित तेलंगाना का है, जहां पर 17 सीटें हैं। तो यानी यहां पर देखेंगे आप तो बीआरएस जो है वो इंडिया का ही हिस्सा बनेगी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया का हिस्सा जो है वो बीआरएस है। बीआरएस का यहां पर जो गणित है वो बीआरएस का गणित कहता है कि 8 सीटें उसको मिल रही हैं, बीजेपी को 6 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 10 सीट मिल रही है। यानी 17 में से 17 सीटें हैं, और 17 में से अगर यहां पर बात करेंगे आप तो 6 सीट बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 10 सीटें जो है वो इंडिया के खाते में आ रही है। एनडीए 6 और इंडिया जो है वो 10 पर आ रही है। अब इसके बाद में अगर आगे देखें तो पूर्वोत्तर के 6 राज्य और इन 6 राज्यों के अंदर 8 सीटें एनडीए को आ रही हैं। 6 राज्य है, 11 सीट कुल यहां पर है, और 8 सीटें जो है 6 में से एनडीए को, और 3 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को आ रही है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में 28 सीटें हैं। 28 में से बीजेपी 44% पर, कांग्रेस 40% पर, जेडीएस 11% और अन्य 5% पर। 28 सीटों में से बीजेपी को 16 सीट मिल रही है, 9 सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को 10 सीट मिल रही है, 9 सीट का फायदा हो रहा है। और जेडीएस को 2 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट जो है फायदा हो रहा है उनको, और अन्य को 1 सीट हो रही है। यानी कुल मिलाकर के यहां पर स्थिति यह है कि 28 में से पिछली बार कांग्रेस के पास में सिर्फ 1 सीट थी, इस बार कांग्रेस के पास में 10 सीटें रहेंगी। इंडिया यहां पर 10 है, 28 में से 10 है, और एनडीए यहां पर जो है वो 18 पर है। यह स्थिति है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें कुल हैं, बीजेपी 48%, कांग्रेस 41% अन्य जो है वो 11%। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प ये है कि देखिए 7% का ही अंतर है।
वोट शेयर में अंतर 7% का है, लेकिन सीटों में बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी को 25 सीटें मिल रही हैं 29 में से, कांग्रेस को यहां पर 4 सीट मिल रही, 3 सीट का फायदा हो रहा। पिछली बार सिर्फ 1 सीट मिली थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, उनकी 1 सीट जो है वो जीती थी, बाकी सब सीट हार गई थी, और यहां पर अन्य जो है वो 0। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, और मध्य प्रदेश में उस वक्त में जो है वो सरकार थी, सरकार बाद में गिरी है। लेकिन अब देखिए क्या हालत है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 49% और 41%, वही 7-8% का जो है दोनों राज्यों के अंदर वोट शेयर में अंतर है। अन्य जो है वही 11% और 10% दोनों राज्यों में बराबर है, लेकिन सीटों में उतना ही अंतर है। सीटों में बीजेपी यहां पर 23 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट का सिर्फ नुकसान है। कांग्रेस को अभी भी 2 सीटें यहां पर दिखाई हैं, 2 सीटें फायदे में है, क्योंकि पिछली बार शून्य अंडा रहा था कांग्रेस का। अशोक गहलोत जो है वो अपने लड़के को भी सीट नहीं निकलवा पाए थे। इस बार चुनौती रहेगी अशोक गहलोत के सामने। सरकार अभी बना पाते नहीं बना पाते, पहले तो वही सवाल है, और उसके बाद में जो है वो सीटों के लिहाज से क्या कुछ होगा, दूसरा सवाल वो भी है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, बीजेपी 46% वोट शेयर मिल रहा है, कांग्रेस को 43%, यानी 3% का जो है वो अंतर है। अन्य के पास में 11% और 11 सीटें जो है यहां पर कुल, तो 11 में से बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को जो है वो यहां पर जो है वो 4 सीटें मिल रही हैं, 2 सीटों का फायदा हो रहा है। तो कांग्रेस को जो नुकसान है, जो 3 स्टेट हैं उसके, ये कांग्रेस के लिए जो 282 में से अभी 110 और 118 का जो आंकड़ा है, तकरीबन 50% का है। कांग्रेस को अगर वो 50% जो अभी इस चैनल ने दिखाया, इंडिया टीवी ने दिखाया है, अगर कांग्रेस को इसको 70 और 30 में बदलना है, या 40-60 में बदलना है, तो इन तीनों राज्यों से जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ये 3 राज्य, 29 सीट जो है मध्य प्रदेश में, 25 सीट कांग्रेस यहां पर राजस्थान में, और 11 सीटें यहां पर है। इन तीनों राज्यों में, तीनों राज्यों के अंदर जो है वो 4 सीट यहां पर है, 2 सीट यहां पर है, और 4 सीट यहां पर है। कुल मिलाकर के 10 सीटें यहां पर कांग्रेस की आ रही है। जबकि यहां पर अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 40 और 60, 65 सीटें कुल हो गई। 65 सीट में से आपकी 10 सीटें आ रही है, तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको यहां पर करनी पड़ेगी। और तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर 2018 के अंदर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी विधानसभा चुनाव में, और 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो स्थिति फिर ये रही। अब कांग्रेस अगर इन तीनों राज्यों में सरकार बना लेती है तो उसको 2019 में ये जो प्रदर्शन है इसको सुधारना पड़ेगा, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि अशोक गहलोत अपने बेटे को क्यों नहीं जितवा पाए। सीधा सवाल, तीखा सवाल पूछा जाना चाहिए उनसे। अरे आप जो है मुख्यमंत्री थे, और आप उसके बाद में क्या हुआ आपकी हालत? आपको जिताना पड़ेगा, आपको सीटें लानी पड़ेगी, आपको जोखिम लेने पड़ेंगे। जिस तरह से बीजेपी ने हैवीवेट कैंडिडेट उतारा, आपको भी उतारने पड़ेंगे, करना पड़ेगा फेरबदल, तब जाकर के इन तीनों राज्यों में स्थिति अगर आप सुधारेंगे। देखिए यहां पर कर्नाटक में स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में पिछली बार सिर्फ 1 सीट थी, और अब की बार 10 सीटें हो रही है। कर्नाटक में जो है वो वोट शेयर भी 44 और 40% बराबर का वोट शेयर ला करके खड़ा कर दिया है। तो ये कर्नाटक से सिद्धरमैया से, डीके शिव कुमार से, वो अशोक गहलोत को, कमलनाथ को और भूपेश बघेल को, उनको सीखना पड़ेगा, उनको तरीका बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो विधानसभा चुनाव में भले ही अपनी सरकार बना लो, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर जो है वो फिर यहां से आपकी स्थिति अभी भी कोई अच्छी नहीं है। ये कांग्रेस को साफ तौर पर देखना चाहिए। और अगर आप इन राज्यों में अगर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर लेते हैं तो फिर 2024 के लिए जो आपकी दावेदारी है वो फिर मजबूत हो जाती है। क्योंकि बाकी के राज्य अपने अपने लेवल में वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो 3 बड़े स्टेट है जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है सीधा तौर पर, वहां पर बीजेपी अच्छे निकल रही है, कांग्रेस का फायदा जो है ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो बीजेपी 36% पर, और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी वो 48% पर, लेफ्ट फ्रंट जो है वो 6% पर, कांग्रेस जो है वो 7% पर, अन्य यहां पर 3% पर। 42 सीटें कुल हैं, 42 में से बीजेपी को 10 सीटें मिल रही है, 8 सीट का नुकसान हो रहा है। ममता ने अपनी सरकार भी बनाई दोबारा से, और ममता यहां पर लोकसभा के अंदर भी झटका दे रही है। 18 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी, और इस बार बीजेपी को जो है वो केवल 10 सीटें मिल रही है, 8 सीट का सीधा तौर पर नुकसान है। टीएमसी की यहां पर 30 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, 8 सीट का यहां पर फायदा हो रहा है। 22 सीटें थी टीएमसी की, लेफ्ट फ्रंट का 0, कांग्रेस का 2 सीट यहां पर आ रही है।
कांग्रेस को कोई फायदा नुकसान ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहां पर अगर एनडीए और एनडीए को देखें तो एनडीए केवल 10 पर रह रहा है और 32 सीटें जो है वो इंडिया के खाते में जा रही है। असम की 14 सीट है और असम में 42% और 29% और 29% पर अन्य है। एनडीए यहां पर 12 और इंडिया जो है केवल 1 सीट पर। यहां असम भी एक ऐसा राज्य है जिस पर काम करने की जरूरत है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से उटपटांग बयान देते हैं वो अपनी जगह पर है, उनको लेकर के एक अलग डिबेट है, लेकिन सीटों में वो यहां पर रिजल्ट जो है दिखा रहे हैं। तो असम के जो कांग्रेस के नेता हैं, इंडिया के नेता हैं, इंडिया की जो सहयोगी पार्टी है वहां पर, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी स्थिति क्या है। इसके साथ साथ जो उड़ीसा के साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो माफ कीजिए, उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं। 21 में से 41 बीजेपी, बीजेडी 45 सीटें हैं, कांग्रेस की 11 सीट है, अन्य की 3 सीटें। 41 में से बीजेपी को 8 सीट मिल रही है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, जो पिछली बार था वही अब की बार है। बीजेडी की 13 सीट है, 1 सीट का फायदा हो रहा है। कांग्रेस का 1 सीट थी वो भी चली गई है, अन्य की 0 सीट है। और यहां पर अगर इंडिया एनडीए की बात करेंगे तो यहां पर जो है वो एनडीए को 13 और 8 21 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को यहां पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। और अब कुल मिलाकर के ये आंकड़ा 17 राज्यों की 282 सीटों का, ये आंकड़ा 17 राज्यों की 282 में से 118 एनडीए और 110 सीटें जो है वो इंडिया के खाते में और अन्य के खाते में 54 सीट जा रही है। तो ये गणित है साहब, और ये गणित साफ तौर पर क्या बता रहा है? गणित बता रहा है कि बीजेपी की जो हालत है वो ठीक नहीं है। 118 सीट जो है वो एनडीए खाते में और 110 सीटें जो है वो इंडिया के खाते में जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को जो ये 50% अभी तकरीबन दिखाई दे रहा है, बीजेपी को अगर कांग्रेस जो है वो अच्छी लड़ाई लड़े और कांग्रेस राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस यहां पर जो है 65 में से अगर 30 सीटें यहां पर कांग्रेस लेकर के आ जाती है तो यह तस्वीर बदल जाती है। कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर 50% का प्रदर्शन दोहरा कर पाती है तो फिर तस्वीर बदल जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस को, असम में कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी, इंडिया गठबंधन की जो बाकी पार्टियां उनको मेहनत करनी पड़ेगी। केरल में आप एक तरफा हैं, तमिलनाडु में आप एक तरफा हैं, उसके बाद में जो है वो पश्चिम बंगाल में एक तरफा हैं। बिहार की स्थिति क्या है वो भी बहुत हद तक ये बता रही है कि इंडिया गठबंधन एक तरफा हो सकती है, लेकिन यूपी में आपकी जो है वो एक तरफा हार भी हो सकती है। यूपी को आपको अभी भी संभालना पड़ेगा। अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस पार्टी साथ में है, लेकिन अभी भी कोई अगर ये कहता है कि यूपी एक तरफा है तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिहार और यूपी की जो राजनीति है, बिहार में लालू प्रसाद यादव है आपके पास में, नीतीश कुमार है आपके पास में, कांग्रेस का भी वहां पर अच्छा खासा वजूद है, लेकिन यूपी में केवल और केवल अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव के सहारे कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा वजूद यूपी में है नहीं। अगर 2, 4, 5 सीटों को अगर आप छोड़ भी दें तो आपका कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। उसके लिए फिर यही है कि आपको जो है वो बड़े नेताओं को उतारना पड़ेगा। आपको जो है वो जिस तरह से बातें चलती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लड़ाया जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में जो है वो नीतीश कुमार वो आए यहाँ पर, प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए, और इस तरह से अगर गणित बनाया जाता है तो बातें ये भी चल रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी को भी जो है वो रामपुर से कहीं से लड़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आजम खान का परिवार वो शायद लड़ नहीं पाएगा क्योंकि कानूनी दावपेच उनकी वजह से। तो यूपी में आपको जमीन जो उलथनी पलथनी पड़ेगी। अभी 80 सीटें हैं और 80 सीटों के अंदर जो है वो यूपी में आज की स्थिति क्या है वो आप सब जानते हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। अखिलेश यादव को और मजबूती दिखानी पड़ेगी और जमीन पर काम करना पड़ेगा। अभी समाजवादी पार्टी का उस हर जगह पर जो है वो कैडर है, समाजवादी पार्टी का गांव-गांव में कैडर है, लेकिन समाजवादी पार्टी का वो कैडर अखिलेश यादव को एक भारत यात्रा जैसी कुछ न कुछ जो है वो एक चीज करनी पड़ेगी, वहां पर घूमना पड़ेगा, पूरा यूपी को जो है मथना पड़ेगा, तब जा करके हो पाएगा। सोशल मीडिया से और चीज़ों से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बैठे बैठे हो जाएगा, ट्विटर के जरिए हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति उस तरह की नहीं है।
अब जातीय जनगणना जिस तरह से आई है, आप उस मांग को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को ग्राउंड पर लेकर के जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी। और मोदी साहब के लिए सिर्फ इतना करना है कि लोगों के लिए काम करना शुरू कर दें। बेरोजगारी पर काम करिए, महंगाई पर काम करिए। वक्त बहुत कम है आपके पास में। अब मुट्ठी से जो है वो रेत धीरे धीरे फिसल रहा है। अब आप उसको रोकने की कोशिश भी करेंगे तो मुमकिन है कि आप शायद उसको नहीं रोक पाएं, लेकिन चलिए, आपके पास में कम से कम अभी पद है, आप कोशिश कर सकते हैं, आप कोशिश करिए। आगे देखती है जनता फिर क्या फैसला लेती है। महंगाई पर पूरी तरह से जो है वो जनता का गुस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी पर गुस्सा है, कोई दो राय नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोदी सरकार पर जो है वो भारी असर डाल रही हैं। जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान का जो एक नफरत का माहौल बना रखा है, वो पूरी तरह से जो है आपकी ऊपर जो है बट्टा लगा रहा है। अब नरेंद्र मोदी इस बारे में कितना काम कर पाते हैं, इंडिया गठबंधन कितना काम कर पाता है, सवाल ये है। लेकिन आज की स्थिति में देखें तो इंडिया, मैं ये आराम से कह सकता हूं इस बात को, बगैर जो है कोई बहुत ज़्यादा माथापच्ची किए या बगैर कोई बहुत ज़्यादा जो है लोड लिए, कि इंडिया जो है वो एक उभरता हुआ सितारे के तौर पर दिख रहा है। क्योंकि अभी बहुत कुछ जो है वो इंडिया के अंदर आना बाकी है। लोग उनके मैनिफेस्टो को देख रहे हैं कि वो क्या लेकर के आते हैं, क्योंकि एनडीए का, नरेंद्र मोदी का तो जो कुछ है वो सबके सामने है ही, वो सरकार में है। अब अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बात का कम वजन होगा, क्योंकि आप 10 साल की सरकार में रहे, आप नहीं कर पाए, आपके खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी होगी। इंडिया की तरफ अब लोग उम्मीद से देख रहे हैं, और वो इंडिया अगर 50% सीटों के साथ में 17 राज्यों में 282 सीटों पर खड़ा है तो फिर तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।